हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आपका स्वागत है आज के हमारे डेली करंट अफेयर एंड एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर। This is specifically of 16th September and we are discussing lot of important issues. I'm sure you are aware that we have a CLAT 2022 online course available. दोस्तों, आप इस कोर्स को ज़रूर से ज्वाइन करिए बिकॉज दिस इज़ अ ऑसम कोर्स जहाँ पे लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड मॉड्यूल इन दोनों का बहुत ही अद्भुत संगम है, जहाँ पे आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग हो रही है, आपके मन में जो भी क्वेरी है आप पूछ पाते हैं, साथ में आपको इतना सारा नया रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है। एवरी ईयर वी मेक न्यू कंटेंट, ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। साथ में आपको फिजिकल स्टडी मटेरियल और डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलता है और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। सो दैट इज़ वंडरफुल। लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज न्यूज़। ठीक है, 16 सितंबर का आपके सामने एक मज़ेदार सा कैरिकेचर, ठीक है, जो हिंदू अखबार में आया था, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, बात ऐसी है कि ऐसे कैरिकेचर से आपके मन में जो इमेजिनेशन डेवलप होती है और आपको चीज़ें जल्दी से याद रहती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे भारत में जब CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, और उसके सामने जो प्रोटेस्ट आया, प्रोटेस्ट में जो भी लोग थे, ठीक है, उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, सेडिशन के केसेस लगा दिए जाते लोगों के ऊपर। अभी पेगासस का एफिडेविट के बारे में बात करी गई, ये सुनो कि भैया पेगासस का एफिडेविट करिए ना आप, ठीक है, तो सरकार बोलती ना भैया नेशनल सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते। मतलब आपको हर चीज़ के लिए फॉर ऑल पर्पज योर वन सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी विच इज़ नॉट गुड। लेट्स स्टार्ट विद दिस इश्यू। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। ठीक है, क्या बात हो रही है? लाइफ लाइन फॉर टेलीकॉम कंपनीज एज गवर्नमेंट ऑफर्स 4-year मोराटोरियम ऑन ड्यूज। टेलीकॉम कंपनीज के ड्यूज के ऊपर इनको मोराटोरियम मिला है, करीबन लेकिन से 4 साल का मिला है। ठीक है, विच इज़ ह्यूज, एक बड़ा रिफॉर्म के नज़रिए से इसको देखा जाता है। हालांकि ठीक है, इन्होंने रिलीफ मेजर दिया है और रिलीफ मेजर इसलिए दिया जाता है कि मानो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बड़ी परेशानी चल रही हो, हालत ख़राब है उस इंडस्ट्री में, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो भैया ये एक तरीके का पाथ ब्रेकिंग सिनारियो था। अब इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका ओरिजिन कैसे हुआ, टेलीकॉम कंपनीज की शुरुआत कैसे हुई, आज क्या सिचुएशन पे है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं, टेलीकॉम कंपनी भारत में शुरुआत अगर हुई तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करके हमने चालू किया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ज़माने में भारत में घर घर तक टेलीफोन लाना वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, आता नहीं था, करीबन 10-10 साल का एक से वेटिंग पीरियड लग जाता था और उसके बाद आपके घर पे टेलीफोन आता था। ठीक है, और टेलीफोन के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, ये सुनो। ठीक है, और कॉमन आदमी के पास टेलीफोन आना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, केम सम राउंड यू कैन से 1985 के आजू बाजू वी स्टार्टेड विथ अ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक बड़ा टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया, हर गली नुक्कड़ के ऊपर STD PCO, ठीक है, और ISD की लाइनें लग गई, बराबर, पर्सनल कॉल ऑफिस PCO करके सिस्टम चालू हुई। उस टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के जो प्रणेता थे, ठीक है, बराबर, वो राजीव गांधी की एक से सरकार के अंदर में थे। ही वॉज नोन एज मिस्टर सैम पित्रोडा। क्या नाम है उनका? सैम पित्रोडा। ही इज नोन एज फादर ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि अभी भी ये वायर्ड टेलीकॉम बातें हो रही थी, है ना, अभी तक ये सब वायर्ड टेलीकॉम की बातें चल रही थी। धीरे धीरे जब दुनिया वायरलेस पे शिफ्ट हो गई, ठीक है, तब दुनिया बदलने लगी। ये सुनो, बड़े बड़े बदलाव आए भैया। ठीक है, आपने देखा होगा जब वायरलेस आया तो शुरुआत में 1G आया, पर 1G के बाद आया 2G, और 2G में गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम बेचने लगी। ये सुनो, स्पेक्ट्रम के लाइसेंसेस गवर्नमेंट बेचने लगी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस बेचना? भैया, अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट, लेट्स से महाराष्ट्र स्टेट,
महाराष्ट्र स्टेट्स में अगर आपकी कंपनी को वायरलेस टेलीकॉम का बिजनेस करना है तो उनको बड़े बड़े टावर लगाने पड़ेंगे। टावर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, ठीक है, टावर के द्वारा आपके फ़ोन बात करेगा, है ना। ये पूरी जो सिस्टम है, ये जो पूरी मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें आप सरकार के रिसोर्सेस यूज़ करते थे तो सरकार बोलती है कि आपको लाइसेंस दे के जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उस लाइसेंस में बड़े बड़े गफले हो गए, ठीक है, और बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम हुआ वो तो अलग बात हो गई, पर उसके प्रॉब्लम ये होने लगा कि लाइसेंस शुरुआत में ही बहुत महंगा होता था, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था। क्यों कॉस्टली होता था? क्योंकि भैया आप सोचिए ना, आज की तारीख में अगर आप देखिए महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में कितने सारे लोगों के पास वायरलेस फ़ोन है, और वो फ़ोन में एक दिन में वो अगर 1 रुपये का या 2 रुपये का भी डेटा यूज़ करते हैं एक दिन में, 1 रुपये का डेटा, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक दिन का, ठीक है, कितना बड़ा ट्रांसेक्शन हुआ, ठीक है, साल भर में तो कितना सारा पैसा आया, ठीक है। आप कैलकुलेट करिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र का पॉपुलेशन को रफली लेट्स से 12 करोड़ मानता हूँ, ठीक है, दिन का एक आदमी 1 रुपया कंज्यूम करता है, ठीक है, तो 12 करोड़ तो एक दिन का इंटू 30, महीने का गिनूँ तो 12 × 3 360 करोड़ इंटू 365 दिन। आप समझ सकते हैं कितना सारा पैसा आएगा, और वो भी काफ़ी साल तक आता रहेगा। और इसकी वजह से सरकार बोलते हैं हम तो लाइसेंस ज़्यादा रखेंगे। पर लाइसेंस ज़्यादा रखने में, लाइसेंस की कॉस्ट ज़्यादा रखने में प्रॉब्लम ये होता था कि बिजनेसेस वर नॉट वायबल। क्यों वायबल नहीं है? एक तो लाइसेंस का पैसा देना है, फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने, टावर बनाना पड़ेगा, ये सनो बड़े बड़े मशीन लगाने पड़ेंगे, तो बहुत महंगा होता था। एंड देयर बाई इट वॉज नॉट ग्रोइंग इन अ बिग वे। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जब हम लेकिन से 2G के बाद 3G या 4G के लाइसेंस लेकर आएंगे तो लाइसेंस की फीस, ठीक है, हम काफ़ी कम रखेंगे, बराबर, बहुत ही कम रखेंगे। पर हम आपकी कंपनी से रेगुलर, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के नाम के ऊपर वी विल कलेक्ट मनी। तो आपको एक साथ पैसा नहीं देना है। अगर आपकी कंपनी है, यू विल नॉट पुट द फुल मनी ऑन वन गो, you will give me money on a regular basis, on a monthly, on a yearly basis in the name of adjusted gross revenue, ठीक है। तो भैया आपकी कंपनी है, ठीक है, लेट्स से टेलीकॉम कंपनी आपकी वोडाफोन, तो वोडाफोन अगर जो भी काम करेगी, ठीक है, जो भी काम टेलीकॉम कंपनी, भले उसकी कोई दुकान होगी वो भाड़े पे देगा, भले वो कोई फ़ोन बेचेगा, वोडाफोन अगर फ़ोन बेचेगा उससे उसका रेवेन्यू आया, उसमें से भी उसको कुछ कट सरकार को देना है। तो क्यों? क्योंकि सरकार ने लाइसेंस फीस कम रखी थी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये सिस्टम इन्होंने चालू करी थी, काफ़ी साल पहले चालू हुई थी, ठीक है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी इसके अंदर, पर कंपनी है खुशी खुशी उसको चालू इसलिए कर रही थी क्योंकि कंपनियों को समझ में आया कि भैया यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम तगड़ी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के नाम के ऊपर फाइनली सिचुएशन ऐसी बनी दैट टेलीकॉम कंपनीज वर लायबल टू पे रुपीज 1.6 लाख करोड़ रुपया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कंपनियों ने सोचा कि हम इसके बारे में कहीं ना कहीं लिटिगेशन करते रहेंगे। दे कंटिन्यूड लिटिगेशन एंड फाइनली, ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका वोडाफोन, देन आइडिया, एयरटेल, ये सब इंक्लूडेड थे, ठीक है। और बड़ी परेशानी उनको होने लगी, ठीक है। अब ये भरपाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वोडाफोन आइडिया ने बोला हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू मैनेज दिस बिजनेस, वी विल लीव दिस इंडस्ट्री। भैया अगर आप इंडस्ट्री लीव करोगे तो वर्ल्ड में पूरा नाम जाता है, ठीक है, तो ये बड़ी परेशानी है, बराबर है। तो अब इसकी वजह से इन्होंने अब एक मोराटोरियम दिया है कि आपको जो AGR पे करना है वो आप अगले 4 साल में पे करोगे। आपको जो बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको अप्रैल 2021 में आपको पे कर देना है, ऐसा जो बोला है वो आपको अब नहीं करना है, ठीक है। अब आपको 4 साल पे करना है, ये सुनो। हाँ, आपको इंटरेस्ट पे करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में वी विल अलाउ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेटिक रूट
ठीक है, टेलीकॉम में अगर 100% एफडीआई चाहिए तो दैट विल बी अलाउड, ऐसा किया दोस्तों। ये बड़े इंपॉर्टेंट पहलू चालू हो रहे हैं क्योंकि हम अब फ्यूचर देख रहे हैं 5G का। 5G आने के लिए कंपनियां तो होनी चाहिए, कंपनियां इन्वेस्ट करेगी ना, कंपनी ही तो है जो ये सब इन्वेस्ट करके हमें सर्विसेज देगी। अगर कंपनियां ही नहीं रहेगी, कंपनियां ही खत्म हो जाएगी, जैसे आज टेलीकॉम मार्केट में दो ही बड़े प्लेयर रह चुके हैं। वन ऑफ द प्लेयर इज कॉल्ड आपका जियो, जिसने पूरा मार्केट खा चुका है, और एयरटेल। ये सुनो, अब वोडाफोन और आइडिया तो बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ है। आई होप दिस एंटायर आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू। ये पूरा टेलीकॉम का सिस्टम समझ में आया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो एंड टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट इश्यू। दोस्तों, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक से सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट लगाई थी कि आप लोगों को ट्राइब्यूनल्स में कोई तरीके का अपॉइंटमेंट करने की इच्छा ही नहीं है। ये सुनो, आप वैकेंसी फिल ही नहीं कर रहे हो। आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट ट्राइब्यूनल्स। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्शंस है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई थी कि जो ट्राइब्यूनल्स है विच आर कॉसी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, बराबर है। अब बात ये थी कि सरकार को ट्राइब्यूनल ख़त्म ही कर देने हैं, ठीक है। उन्होंने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रूल लेकर आए थे और बहुत सारे ट्राइब्यूनल उन्होंने निकाल दिए थे। ये सुनो, अभी ऑब्वियसली रूल के द्वारा तो काम चलेगा नहीं, तो कोई लॉ लेकर आना पड़ेगा। अब ये लोग लॉ लेकर आने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी डांट लगा दी कि भैया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जो आप लॉ लेकर आ रहे हो वो लॉ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रख पाता है। अगर आप जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो काम कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने उसके ऊपर डांट लगाई। अब सरकारों को, ठीक है, ट्राइब्यूनल के ऊपर अपॉइंटमेंट करने की बात आई तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बैकलॉग पे बैकलॉग चलता आ रहा है और जो लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो चेरी पिकिंग हो रही है ना। मस्त वर्ड बोला इन्होंने, क्या वर्ड बोला? चेरी पिकिंग। ओके, चेरी पिकिंग नेम्स का मतलब है कि आप ऐसे कैंडिडेट लेके आ रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कैंडिडेट लेके आ रहे हो कि जो सिलेक्टेड लिस्ट के लोग हैं, जो आपकी बात मानते हैं, जो सही तरीके से वेट लिस्टेड है, जिनका जेन्युइन वैल्यू है, आप उनको तो लेके आ ही नहीं रहे हो। गलत बात है, ठीक है। अब हम आपको दो वीक का टाइम दे रहे हैं, बराबर है। आपको जल्द से जल्द, ठीक है, आपको ट्राइब्यूनल्स की जितनी भी वैकेंसीज है वो फुलफिल करिए, नहीं तो भैया हमारी डांट सुनिए। ओके, चलिए अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, 28% इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस इन 2020 इन द कंट्री कंपेयर टू 2019। ये हुआ क्राइम के रजिस्टर्ड केसेस का बढ़ोतरी, ठीक है। An almost 21-fold jump was recorded in the cases of disobedience to the order provided by public servant, है ना भाई। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में बोला कि जो पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर दिया है, पब्लिक सर्वेंट अगर ऑर्डर निकालता है, ठीक है, बराबर है, अगर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी क्राइम हो जाता है, ठीक है। वो क्राइम में बढ़ोतरी कितनी हुई? बोला 21 टाइम्स ह्यूज। जो होनी थी, ऑब्वियस है, होनी इसलिए थी क्योंकि कोविड का सिनारियो चल रहा था, कोविड के नॉर्म फॉलो करने के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये तो पक्का ही होने वाला था। क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, ठीक है, हैज शोन इंक्रीज ऑफ 9.4%। चलिए पहले डेटा देख लेते हैं, बड़े बड़े डेटा, ठीक है। क्राइम इन द पेंडेमिक ईयर, बात ये है क्राइम पेंडेमिक ईयर में कैसा रहा। हमने बात करी 21 टाइम्स इंक्रीज इन द क्राइम रिलेटेड टू डिसोबेइंग द पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर बिटवीन 19 एंड 20। ये बहुत बढ़ गया। अब देखिए ना कितना इंक्रीज हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये सुनो कितना हुआ इंक्रीज इन द क्राइम, ठीक है। ये आप देखिए 28% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, 20,231 फ्यूअर केसेस ऑफ किडनैपिंग। भाई 20,000 केसेस किडनैपिंग के कम हो गए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। भैया सब लोग घर में थे,
तो ऑब्वियस है कम होना था। ये सर नो 75.8% वॉज द पुलिस चार्जशीट रेट इन 2020। ठीक है, पुलिस की चार्जशीट के रेट मतलब कहीं पे क्राइम हुआ और उसका पुलिस ने रिकॉर्ड करा एफआईआर और उनमें से कितने लोगों का चार्जशीट हुआ तो वो तो नंबर बढ़ गया, विच इज़ ह्यूज। ठीक है, देयर इज़ अ फॉल इन सीरियस क्राइम। ठीक है भैया, फॉल इन सीरियस क्राइम अगर देखे तो क्या हुआ, मर्डर बढ़ा, ये सुनो, रेप काफ़ी डिक्रीज हो गए, किडनैपिंग एंड एबडक्शन डिक्रीज, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन डिक्रीज, रॉबरी डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज हुआ और बड़े पैमाने पे डिक्रीज हुआ, विच मीन्स अ बिजनेस ऑफ क्राइम सॉ रिसेशन, है ना भैया। बिजनेस ऑफ क्राइम के अंदर बड़ा रिसेशन लग रहा है भैया। जो लोग भी क्राइम के बिजनेस में थे वो बेचारे घर पे बैठ के ये बातें करेंगे, अरे कमाने का पूरा जरिया चला गया है हमारा, क्या करेंगे। बराबर है दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इस तरीके के रिपोर्ट निकालता है। ठीक है भाई, कोविड-19 की वजह से जो जो भी सिनारियो हुए, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर जो पब्लिक सर्वेंट दे चुका होगा, ठीक है, सेक्शन 188 है ना, ये दे चुका होगा ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जहाँ पे लॉकडाउन रिलेटेड नॉर्म थे, मास्क पहनने वाले नॉर्म थे, ये सनो ये सब सिनारियो इसके अंदर था। एक और चीज़ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, लॉकडाउन फ्लाउट करने वाले नंबर तो ऑब्वियस बढ़ने वाले थे, मतलब 188 आईपीसी की धारा के मुताबिक वो तो बढ़ने वाले थे, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं था, है ना। ठीक है, लोकल एक्ट का वायलेशन ठीक से बढ़ा। ठीक है, लोकल एक्ट का वायलेशन बढ़ा। ठीक है, सिमिलरली 188 वाला बढ़ा एंड दूसरे आईपीसी वाले भी बढ़े। ठीक है, हाउएवर देयर इज एन इम्प्रूव्ड रेट ऑफ फाइलिंग चार्जशीट। चार्जशीट का रेट पहले काफ़ी ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ और फिर ये बढ़ने लगा। अब ये समय ऐसा है ना, आप देखिए 2015 के बाद का है। ठीक है, चार्जशीट मोदी साहब की सरकार के दौरान की बात हो रही है भैया, है ना। मोदी साहब हमें विकास की बात करते हैं, हम सही सही मुद्दों के ऊपर बात करके बताते हैं कि भैया सरकार जो भी कर रही है, ठीक है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट एंड वेदर इट इज रिजल्टिंग इन द इफेक्टिव आउटपुट और नॉट, विच आई सी इट इज नॉट। वाई? बिकॉज दिस चार्जशीट इज गोइंग डाउन। ठीक है, कन्विक्शन रेट आप देखेंगे तो बढ़ रहा है। बराबर, पुलिस का फाइलिंग रेट कम हो गया, अब पुलिस रेट फाइल नहीं कर रही है तो इतने सारे क्राइम का क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, सो भारत में 2020 में 66 लाख कॉग्निजेबल क्राइम रिकॉर्ड हुए हैं भैया, है ना। दिस इज ह्यूज। अब इसके साथ साथ हम कुछ और डेटा के बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर हम शेड्यूल कास्ट लोगों के खिलाफ अगर क्राइम हुआ तो वो इंक्रीज हुआ बाय 9.4% के मुताबिक। शेड्यूल कास्ट के अंदर जो क्राइम हुआ, ठीक है, उनके अंदर जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, ठीक है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो किया उनके ऊपर, ठीक है, वही नंबर करीबन 8.5% का है, विच इज़ ह्यूज। बराबर है। हाँ, सेडिशन चार्जेस कम होने लगे, सेडिशन चार्जेस काफ़ी कम होने लगे। ठीक है भाई, 2019 में सेडिशन के चार्जेस थे 93। ठीक है, 2020 में वो नंबर हो गया 73। ठीक है, मणिपुर में 15 आए, कहाँ कहाँ पर आए, मणिपुर 15, आसाम में 12 केसेस, कर्नाटका में 8 केसेस, यूपी में 7, हरियाणा में, ठीक है, 6, दिल्ली में 5 और कश्मीर में 2। ठीक है, इस तरीके के केसेस आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल क्राइम के रेट्स वैसे बढ़े तो सही है, पर ओवरऑल ऐसे चीज़ें थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब हम बात करेंगे शशि थरूर जी का आर्टिकल। शशि थरूर जी भारी भरकम अंग्रेजी बोलते हैं भैया, है ना। मज़ेदार सी चीज़ें इनके साथ बात करना और इनकी बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये जो सिनारियो हो रहा था, ठीक है, अगर चाइना के साथ हमारा कितने समय की लड़ाई हुई, हमने क्या किया, उसके बारे में यहाँ पे बातें चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में
क्या रिलेशनशिप था, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सही तरीके से नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली इंडिया और चाइना के बीच में क्या सिनारियो था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ये इंडिया और चाइना का सेंचुरी ओल्ड कैसा सिनारियो था उसके बारे में कहानी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया और चाइना की शुरुआत इंडिपेंडेंस से कैसे रही। दोस्तों, इंडिया और चाइना, ठीक है, दोनों की शुरुआत वैसे देखा जाए तो साथ में रही। इंडिया आज़ाद हुआ 1947, ठीक है, ये लोग 1950 में इन्होंने एक मज़ेदार सा देश बनाया, ठीक है, दैट इज़ आज का मॉडर्न चाइना। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुआ, अच्छा ये लोग 1949 की बात कर देते, चलिए अक्टूबर 1949, ठीक है, और ये था अपना अगस्त 1947। ओके, ठीक है, चाइना में कम्युनिस्ट रूल था। ओके, और इंडिया में जो रूल था वो ऑब्वियसली सोशलिस्ट रूल था। वहां के लीडर थे माओ जेडोंग और यहां पे लीडर है चाचा नेहरू। इंडिया ने डेमोक्रेटिक सेटअप लिया, उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं लिया, उन्होंने बोला हम कम्युनिस्ट सेटअप पे जाएंगे, हमारे यहाँ पे सबका साथ सबका विकास के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों, 1949 में जब चाइना बना तो चाइना में उसके पहले राज करने वाले चियांग काई शेक, ठीक है, सब कुछ पैसा वैसा लेके भागे। ठीक है, उन्होंने अमेरिका को अर्ज किया कि भैया मतलब आप यहाँ से मतलब हमें मदद करिए, चियांग काई शेक। और चियांग काई शेक ने एक बाजू में फॉर्मोसा आइलैंड में जाकर नया देश बना दिया। फॉर्मोसा आइलैंड में जाकर इन्होंने एक नया देश बनाया। ठीक है, उस देश का नाम बताइएगा दोस्तों, है ना, होमवर्क का क्वेश्चन है। फॉर्मोसा आइलैंड बता दिया तो काम तो हो जाना चाहिए, ये नो, ठीक है। ओके, इनकी पार्टी थी कुओमिंटांग, KMT पार्टी थी, कुओमिंटांग पार्टी, और इन्होंने इसको एक से निकाल दिया। ठीक है, ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना। तो इंडिया के ये काफ़ी अच्छे दोस्त हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिका को बोला था कि जाके ब्रिटिश को बोलो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे, ऐसा करके उन्होंने कहा था। ठीक है, अभी 1949 में ये तो निकल गए। ठीक है, अब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की शुरुआत वहाँ से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है, जहाँ पे एक से दोनों देश आगे बढ़ते हैं, बराबर। अब इंडिया ने चाइना के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बीजिंग में अपने एक एम्बेसडर रखे जिनका नाम था KM पानीकर। क्या नाम था, KM पानीकर। KM पानीकर ने मई 1950 में माओ जेडोंग साहब का इंटरव्यू किया था। ठीक है, अब उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इनको मिसजज किया। ठीक है भाई, माओ जेडोंग को लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ रूथलेस, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये एक रूथलेस लीडर थे और डिक्टेटर है। इनको लगा वो सॉफ्ट और पोएटिक पर्सन है, बराबर है, सॉफ्ट और पोएटिक पर्सन है। मई 1950 में ऐसा हुआ। अक्टूबर 1950 में, ध्यान से सुनिएगा, अक्टूबर 1950 क्या किया चाइना ने, चाइना इन्वेडेड तिब्बत। तिब्बत में ये लोग इन्वेड होने लगे। चाइना हैड लॉन्ग बीन क्लेम्ड दिस सुजरेनिटी ओवर तिब्बत। ठीक है, अभी नेहरू को चॉइस करनी थी कि क्या करे। इंडिया वॉज डेफिनेटली वेरी यंग एंड वी वर नॉट रेडी टू गो वॉर ऑन तिब्बट्स बिहाफ। तिब्बत के बिहाफ में हम कैसे लड़ाई करते हैं, हमारे पास भी कुछ पैसा वैसा तो होना चाहिए। तो भाई चाचा नेहरू ने बोला कि हम तो लड़ाई नहीं करेंगे, हम चाइना साइड पे जाएंगे एंड वी होप दैट मैटर विल बी रिजॉल्व वेरी सून पीसफुली। ठीक है, बराबर है भैया। नेहरू जी को प्राइवेटली ऐसा लगा कि चाइना फुलिश है, तिब्बत अपने पास क्यों लिया, पर क्या करें, उन्होंने ले लिया। इंडिया ऑलवेज वांटेड चाइनीज आउट ऑफ तिब्बत बिकॉज ऑफ ट्रेड रीजंस, हम और स्ट्रेटेजिक रीजन भी था ना भाई, चाइना के और इंडिया के बीच में, मानो ये इंडिया है और उसके बीच में यहाँ पे तिब्बत है, फिर चाइना चालू होता है, तो स्ट्रेटेजिकली हमें तो एक बफर जोन मिलता है, ये सर नो। ठीक है, अच्छा हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी तिब्बत में बहुत सारे हैं, माउंट कैलाश वहाँ पर है, हमें जाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो भैया हमने
वॉर तो नहीं करी क्योंकि हम तो यंग थे और हमारे पास ऐसे पैसे वैसे तो थे ही नहीं। चाइना बड़ा लेकिन से देश था, लड़ाई करते तो हमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि हमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उन्होंने बोला चाइना हैड फुल्ड पानीकर, केम पानीकर को इन्होंने फुल किया है, ठीक है। एंड उन्होंने उस एम्बेसडर को कंप्लीटली ओवरलुक कर दिया है उनके प्लान के मुताबिक, ठीक है। एंड दैट कम्युनिज्म इज नो शील्ड अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, कम्युनिज्म के नाम के ऊपर ये लोग इंपीरियलिज्म करते हैं, ठीक है। और ये मतलब तिब्बत अपने हाथ में ले लेते हैं। पर पटेल साहब भी कितना जिए, पटेल साहब तो जिए ही नहीं, ठीक है। तो चाचा नेहरू की चाइना पॉलिसी के लिए कोई अपोजिशन मिला नहीं, ठीक है। अच्छा, चाइना को एक इंडिया और चाइना के बीच की जो मैक-महॉन लाइन है, मैक-महॉन लाइन, ठीक है, उस लाइन को वो मानते ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये बोलते हैं कि ये आपके ब्रिटिश एम्पायर हमारे पास छोड़ के गए थे, ठीक है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस, बराबर है। ये वेस्टर्न प्लॉय है, बराबर। आप भी मत मानो, हम भी नहीं मानते, बराबर है, ठीक है। ऐसा वो लोग बोलते हैं, हम तो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो मैक-महॉन लाइन मानेंगे, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ठीक है। भाई अर्ली 1950s में यूएसए पिक्चर में आने लगा, उसने पाकिस्तान को फेवर करने चालू किया, ठीक है। जब यूएसए पाकिस्तान को फेवर करने लगा, व्हेन यूएसए स्टार्टेड टू फेवर पाकिस्तान, तो हमें कोई ना कोई दोस्त चाहिए था। ये सनो वी नीडेड ए दोस्त, कि कोई दोस्त हो कि ताकि यूएसए हमारे तक नहीं आ जाए। तो हमें कौन दोस्त मिला, हमें लगा चाइना हमारा दोस्त है। इन अप्रैल 1950, इन अप्रैल 1954, सॉरी 1954, इंडिया ने चाइना के साथ एक से अग्रीमेंट किया जहां पे इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ चाइना। ये हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर दिया अप्रैल 1954 में, बराबर है, जहाँ पे इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। ये जॉइंट डिक्लेरेशन को से पंचशील नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पंचशील। क्या नाम दिया गया भैया, पंचशील, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट के ऊपर पीस अग्रीमेंट हुआ था, 5 डॉक्ट्राइन के ऊपर पीस अग्रीमेंट हुआ था। और वहाँ से एक स्लोगन चालू हुआ जिसका नाम दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई। ये सुनो, हिंदी चीनी भाई भाई की बात करी हमने, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1954 नेहरू विजिटेड चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। भाई 1954 में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप तो क्या आसमान छू रहे थे। चाचा नेहरू को जो वेलकम मिला वो तो आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना, नेहरू एड्रेस लार्ज public gathering in Kolkata and he said that people of China do not want war। 2 साल के बाद, ठीक है, 1954 के एंड में चाचा नेहरू 1956 में, ठीक है, चाइना के प्रीमियर दैट इज प्राइम मिनिस्टर वहाँ के शाओ एन लाई, उन्होंने इंडिया विजिट किया 2 साल के बाद, ठीक है। तो ये शाओ एन लाई वॉज से मतलब सेकंड इन कमांड आफ्टर माओ, और उनको फॉरेन पॉलिसी में फ्री हैंड दे के रखा था, ठीक है। तो ये भाई साहब आए हमारे यहाँ पे 1956 में, ठीक है। बातें अच्छे से चल रही थी। 1959 का समय आया, मार्च 1959, तिब्बत के गॉड किंग बोलते हैं जिसको, दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा ने अपना होम प्लेस लासा, जहाँ पोटाला पैलेस है, याद है आपको, लासा में पोटाला पैलेस है, ठीक है, वो उनकी मेन जगह है, ठीक है, पोटाला पैलेस, ठीक है, जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं। उनको वो वहाँ से निकले, मैक-महॉन लाइन क्रॉस करी, इंडिया के टेरिटरी में आए, ठीक है। और उन्होंने इसलिए आए क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको मारने की पूरी कोशिश करी थी। ये सनो बराबर है, ठीक है। दलाई लामा ने नेहरू से मदद मांगी कि ये लोग हमें मार देंगे, हमें ख़त्म कर देंगे। इंडिया ने बोला हम वॉर लड़ नहीं सकते, हमने तो पंचशील साइन करा हुआ है। ये सुनो, अभी इस समय तक इंडिया चाइना के रिलेशनशिप वर लेकिन से बहुत अच्छे तो नहीं थे, है ना। चाइना क्या कर रहा था, रोड बना रहा था, मिलिट्री पोस्ट बना रहा था बॉर्डर के पास। चाइना का ये तरीका बहुत मस्त है, क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एग्रेशन कर देता है,
एग्रेशन करके रोड बनाकर बिल्डिंग बनाकर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं चलो ठीक है भैया, पीस करते शांति करते। तब तक तो चाइना ने नया एंट्री ले लिया और वो नया एरिया उसके पास, दैट बिकम्स न्यू नॉर्मल, है ना, ये एक नया नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, बन जाती है अपने लिए, ठीक है। सो दोस्तों, ठीक है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, ये सब उन्होंने अपने हाथों में लेना चालू कर दिया, ठीक है। अच्छा, सितंबर 1959 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ वाइट पेपर, है ना, ठीक है। ये सब कब हो रहा था भैया, मार्च 1959, सितंबर में, ठीक है, 1959 को हमने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया जहाँ पे हमने बताया कि हमारा चाइना के साथ कैसा कॉरस्पॉन्डेंस रहा, ठीक है, हम उन लोगों के साथ किस तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उस समय पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर आए, ठीक है, दैट इज वी.के. कृष्णा मेनन, और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर के.एस. थिमैया, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ओके, क्या हुआ भाई, इंडिया की तरफ से, अभी भी इंडिया की बात चल रही है ना, थोड़ा सा लंबा होगा पर बहुत काम का न्यूज़ है, बहुत ही पूरी कहानी एक साथ आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है उस समय पे थे मिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन, और आर्मी स्टाफ जनरल थे मिस्टर के.एस. थिमैया, ठीक है, आर्मी स्टाफ जनरल, ओके। वी.के. मेनन नेहरू जी के ओल्ड फ्रेंड थे, ठीक है, एंड मिस्टर के.एस. थिमैया वॉज वेरी फोर्सफुल आर्मी मैन, ठीक है। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काम कर चुके थे, कश्मीर रेडर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ चुके थे, ठीक है, बराबर है। तो ये वो काफ़ी लड़ाई लड़ चुके थे, तो थिमैया, है ना, बड़े बड़े मॉडर्न वेपन मांग रहे थे, है ना, ताकि अच्छी तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि आपको ये सब नहीं मिल सकता, और इस लड़ाई में वी.के. कृष्णा मेनन और के.एस. थिमैया की लड़ाई में एक और कैरेक्टर आया जिसका नाम है मिस्टर बी.एम. कॉल, और बी.एम. कॉल को कृष्णा मेनन साहब प्रमोट करना चाहते थे बड़े पोस्ट के ऊपर, और कॉल साहब के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बैटल पे लड़ाई लड़ने का, ठीक है। वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल लीडरों के साथ में थे, ठीक है, और इसकी वजह से उनको ऊपर बढ़ने की बात कर रहे थे। जब इनको ऊपर बढ़ाया तो के.एस. थिमैया साहब ने रिज़ाइन मार दिया कि ये तो गलत बात है, ठीक है। नेहरू साहब ने उनको कन्विंस किया कि भैया नहीं नहीं, तुम रिज़ाइन मत करो, ठीक है। सो अब सवाल ये हुआ कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो किस तरीके से चाइनीज सिचुएशन को मैनेज करेंगे, ठीक है। चाइनीज मिलिट्री पोस्ट और रोड ये लोग धीरे धीरे नज़दीक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसका क्या, अखबारों में ये बातें चमकने लगी, लोगों ने नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना चालू किया, ठीक है। क्यों, कृष्णा मेनन जी को आपने डिफेंस मिनिस्टर क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि कृष्णा मेनन तो समझ ही नहीं पा रहे कि चाइना क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बड़ा हल्ला हो रहा था टीवी पे, है ना, अखबारों में, डिबेट में चमक रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इस समय तक इंडिया और चाइना ने थोड़ी गोलीबारी भी चालू कर दी थी। केम अगस्त 1959, ठीक है, बॉर्डर क्लैशेस चालू होने लगे, ठीक है। कहाँ पर, ऑन अ यू कैन से लद्दाख वाली साइड पे। अक्टूबर 1959 में इंडिया ने यू कैन से लद्दाख के ऊपर पेट्रोलिंग करना चालू किया, और जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, इंडियन आर्मी जब पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उसके ऊपर चाइना ने अटैक किया। पहला अटैक अक्टूबर 1959 में हुआ। Opposition raised this issue and demanded strict action by the government against China, and बोला कि ये हिंदी चीनी भाई भाई बहुत ही मजाकिया चीज़ आप कर रहे हो, इट इज़ हिंदी चीनी बाई बाई हो गया है ना, हिंदी चीनी बाई बाई, ठीक है, भाई भाई नहीं रहा, ठीक है, ओके। कम 1961 चाइना इशू वॉज रेज इन द पार्लियामेंट, नेहरू साहब भी क्रिटिसाइज होने लगे, ठीक है। कांग्रेस एमपी मिस्टर पीलू मोदी ने चाइनीज एनक्रोचमेंट का सवाल पैदा किया पार्लियामेंट में, ठीक है। नेहरू साहब ने उसको डाउन प्ले किया, सेइंग दैट लैंड इज नॉट लॉस्ट टू चाइना, ठीक है, बट इट इज बैरन, इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस ऑन अक्साई चीन। पार्लियामेंट में क्या बोला नेहरू जी ने, पार्लियामेंट में नेहरू जी ने बोला
नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दिस लैंड। तो पीएम मोदी ने रिप्लाई किया, ठीक है ना, नहीं सॉरी, फ्रीडम फाइटर महावीर त्यागी ने रिप्लाई किया कि भाई उनके सर के ऊपर बताकर बोला, उनका जो टकला सर था वो बता के बोला कि आपके सर के ऊपर भी कुछ तो उग नहीं रहा है, क्या उसको काट दे क्या, ठीक है। तो एक तरीके से शेडो वॉर चालू हो गई थी। 1961 की बात हो रही है दोस्तों। शेडो वॉर स्टार्टेड, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, इधर से 2 गोली उधर से 4 गोली, ऐसा चालू हुआ, ठीक है दोस्तों। शेडो वॉर 1959 से चल रही है एंड देन कम यू कैन से अक्टूबर 1920 की नाइट, ठीक है, इट इज़ इन 1962। चाइना ने, ठीक है, जेन्युइनली लड़ाई करना चालू कर दिया। इसको हमने वॉर का नाम दे देना पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई करी। ये सुनो, इंडियंस वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चाइना ऐसा करने वाला है। चाइना ने बड़ी लड़ाई करना चालू कर दिया, ठीक है ना। इंडिया ने फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर बैडली लेकिन से नुकसान सहा, बराबर है। हमारी तो कोई भी तरीके की टीम रेडी नहीं थी भाई। ये BM कॉल साहब थे, ठीक है, ये उस समय पे जनरल थे, उनको तो चेस्ट पेन के अंदर हॉस्पिटलाइज होके बैठे हुए थे, बराबर है। तो करने का क्या, ठीक है। चाइना ने अटैक क्यों किया, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। शायद चाइना में उस समय पे एक बड़ा अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, फेमाइन पड़ रहा था, और विद इन चाइना, ठीक है, माओ के खिलाफ एक बड़ा रिवॉल्यूशन इनसे लोग पैदा कर रहे थे। और माओ का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक प्रोग्राम था वो फेल हो रहा था। माओ का ग्रेट लीप फॉरवर्ड बड़े लेवल पे फेल हो रहा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से चाइना को लोगों का ध्यान भटकाने की ज़रूरत पड़ रही थी, ये सुनो, ठीक है। तो इन्होंने अक्टूबर 20 को ये अटैक किया। 24 अक्टूबर को इन्होंने लड़ाइयाँ रोकी, ठीक है। उनके जो सेकंड इन कमांड थे शाओ एन लाई, ठीक है, उन्होंने नेहरू जी को विकेन से लेटर लिखा कि हम एमिकेबल सिचुएशन लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसी जब सिचुएशन हुई तो फाइनली हमारे वो VK कृष्णा मेनन को हमें रिहा कर देना पड़ा, ठीक है। चाइना ने 15 नवंबर को वापस लड़ाइयाँ चालू करी, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ऑफेंसिव आया अरुणाचल प्रदेश में। शुरुआत कहाँ पर करी, अरुणाचल प्रदेश में। दे वॉन्टेड टू टेक लॉट ऑफ एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पर दोस्तों आप समझिए, नवंबर की बात हो रही है, बराबर है। नवंबर के बाद बहुत ठंड आने वाली है, बराबर है। ऑब्वियस है ना, ठंड का समय से चालू हो जाता है। 22 नवंबर को उन्होंने अपनी तरफ से लड़ाइयाँ बंद कर दी, ठीक है। मैकमोहन लाइन को इन्होंने उसके पीछे चले गए अरुणाचल प्रदेश के पास। लद्दाख में जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे कई गुना अंदर आ चुके, ये सुनो, ठीक है। तो दोस्तों वॉर के बाद जो सिचुएशन बनी, ठीक है, वो ये बन गई कि चाइना, ठीक है, अपना लाइन ऑफ लेकिन से एक्चुअल कंट्रोल तक घुस चुका। अक्साई चीन अपने हाथ में ले चुका और चाइना पूरा कंट्रोल करके लेकर गया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी बताने के बाद शशि थरूर जी बोलते हैं कि चाइना की स्ट्रेटेजी और इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है। भाई इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इंडिया इज स्टिल हैवीली डिपेंडेंट ऑन यू कैन से चाइना। चाइना के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए। ऑटोमेटिव पार्ट्स हो गया, ये सुनो, या माइक्रो चिप्स लानी है, या फार्मास्यूटिकल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाने हैं, हमें सब चीज़ों के लिए चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है। हम चाइना को कहीं इकोनॉमिक वे में, सिंबॉलिक वे में रिटालिएट करें, चाइनीज़ ऐप बैन करें, चाइनीज़ के बिजनेसेस को हम इंडिया में आने से रोके, 5G के उनके बिजनेसेस टेलीकॉम सेक्टर में आने से रोके, तो नुकसान तो हमें ही होने वाला है, ठीक है। तो शशि थरूर साहब का कहना है कि भैया हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। चाइना, क्योंकि 21वीं शताब्दी चाइना की शताब्दी है, 21वीं शताब्दी अमेरिका की शताब्दी नहीं है, बराबर है। चाइना ही अकेला लीडर बनने वाला है, ठीक है। इंडिया को सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। इंडिया अगर गलत डिसीजन लेगा तो इंडिया की सिचुएशन काफ़ी बिगड़ जाएगी। चलिए ग्रेट। अब देखिए, चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके की सिस्टम है चालू हुई है, ये देखिए,
है ना। अब अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके हम बाकी सब लोगों को इकट्ठा करो, बराबर है। अच्छा, इंडिया इसका मेंबर बना नहीं, क्यों बना नहीं? क्योंकि इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ दुश्मनी तो लेनी नहीं है। क्या हुआ ये बना ए यू के, सॉरी हाँ, AUKUS, which is Australia UK US partnership. It is a security grouping called AUKUS, which will focus on advancing strategic interest in Indo-Pacific region. ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वी वुड ट्राई टू कैप्चर, है ना, चाइना, कंट्रोल चाइना। कॉड के पहले हम ये बात कर रहे हैं, 18 महीनों का प्लानिंग है इनका, है ना। ये पार्टनरशिप 3 कंट्री की 18 महीनों की है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा केपेबल बनाया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नज़दीक है चाइना के। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर ऑस्ट्रेलिया अपना कंट्रोल अच्छी तरीके से ले पाता है तो वो चाइना को प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। जब चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो चाइना क्या करेगा, है ना। ये बड़ी परेशानी की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये AUKUS का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। अब बात करेंगे दोस्तों नीट के बारे में, ठीक है। नीट की हिस्ट्री काफ़ी मज़ेदार रही है, ठीक है। तमिलनाडु असेंबली ने अभी रिसेंटली एक बिल पास कर दिया। तमिलनाडु असेंबली पास्ड अ बिल कि भैया तमिलनाडु के जो एस्पायरेंट है, जो मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको नीट से एग्जेम्पशन है, उनको नीट देने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है, ठीक है। ओके भैया, तमिलनाडु ऐसा करने से जो आज की सिचुएशन है उसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बदलाव आएगा नहीं। देयर सिम्स टू बी नो टेंजिबल बेसिस फॉर एनी होप और ऑप्टिमिज्म बिहाइंड दिस डिसीजन, ठीक है। बिकॉज जो गरीब लोग हैं, है ना, जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है, वही उनके बेनिफिट में तो कुछ हुआ नहीं। अभी आपने देखा होगा JEE की एग्ज़ाम, ठीक है, या आपकी नीट की एग्ज़ाम, या आपकी क्लैट की एग्ज़ाम, ठीक है, ये सभी एग्जामिनेशन में एडमिशन मिलता किसको है? रिच और एलिट क्लास को मिलता है भैया, है ना। जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो CBSE में पढ़ते हैं, उन बच्चों को एडमिशन मिल रहा है ना। गांव गांव में पढ़ने वाले बच्चों को एडमिशन थोड़ी मिल रहा है, ठीक है। प्रो टैलेंट उन्हीं के लिए बहुत मेहनत कर रहा है भैया। हम चाहते हैं कि अगर आप गांव में हो, आप चिंता मत करो, आप सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और हम आपके टेलीग्राम के ऊपर क्या से क्या चीज़ देते रह जाएंगे, आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिल उन्होंने पास किया उसको तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब को अप्रूवल देना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब के अप्रूवल में 2017 में ऑलरेडी ना बोल चुके थे, ठीक है। अब वापस नया बिल उनके पास जाएगा, ये सनो, ठीक है। भैया ये जो स्टेट लॉ है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल चाहिए, ये सनो, ठीक है। दोस्तों ये समझिए, है ना। उन्होंने बोला कि नीट हम इसलिए कॉश कर रहे हैं क्योंकि यही चीज़ हम लोगों को प्रॉमिस करके आए थे। हमने बोला था वी विल एबॉलिश नीट, ठीक है, ओके, वी विल एबॉलिश नीट बिकॉज देर आर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ नीट ऑन द स्टूडेंट्स, ठीक है, और देश की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। कमिटी बिठाई गई थी, कमिटी ने बोला कि भैया ये रूरल और अर्बन पुअर को ये बेनिफिट देता नहीं है, स्टेट के फ्यूचर मैन पावर अवेलेबिलिटी में ये बड़ी परेशानी होगा, ठीक है। और जो भी लोग इसकी एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब देते हैं, वो पास करते हैं अर्बन एरिया से और रहते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वेदर mere inclusion of these elements, you can say, from the report in the bill's preamble and its statement of objectives and reasons is sufficient incentive for center to grant the exemption to Tamil Nadu. सवाल ये पैदा होता है that whether center will go by this premises, जो भी प्रीमाइसिस यहाँ पे इन्होंने दिए, ठीक है, ये प्रीमाइसिस आए कहाँ से? कोई रिपोर्ट्स आए, उस रिपोर्ट के प्रीमाइसिस के ऊपर सेंटर बिलीव करेगा और ये बात करेगा क्या, ठीक है।
समझिए दोस्तों, भारत में मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो एक ही क्लियर रास्ता है, दैट इज नीट। प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कैटेगरीली ये बोला है कि टेस्ट अलोन कुड हेल्प मेंटेन स्टैंडर्ड। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो ये टेस्ट ही ज़रूरी है। ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए कोई स्टेट को रिलीफ देना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जुडिशियल ओपिनियन भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और ऐसे समय पे एक स्टेट को इस तरीके से बेनिफिट देना इज डेफिनेटली नॉट इन द हैंड ऑफ द सेंटर। सेंटर दे तो नहीं पाएगा। ठीक है, पर अगर हम बात करें कि बाकी कंट्रीज में, पूरे कंट्री में, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई एंटी नीट नैरेटिव डेवलप हो रहा है क्या? तमिलनाडु अगर एक्सक्लूसिव रहेगा तो बाकी स्टेट क्या करेंगे? ठीक है, जो स्टेट्स ने हैविली मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ओके, और ये सभी लोगों को इजी एक्सेस देने की बात कर रही है, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि एफिशिएंसी बरकरार रहे, और एफिशिएंसी उनको लगता है कहाँ से बरकरार रहेगी? नीट की वजह से रहेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन होगा, बराबर है। पर जिन स्टेट में ऐसा नहीं है तो बड़ी परेशानी है दोस्तों। बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस में अभी भी बच्चे पैसा खर्च करके, ठीक है, मेडिकल सीट ले पाते हैं, और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है मेडिकल एजुकेशन का, और वहाँ पे सरकार को अब कोई बड़े ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो कैसे, जिस तरीके की परेशानी तमिलनाडु में हो रही है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, उनका क्या है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, NEP स्कूल्स एंड द फ्यूचर। कोविड-19 ने ऑनलाइन मॉडल को बहुत जल्दी लेकर आ गए। अब हमें इस ऑनलाइन मॉडल के आगे बढ़कर, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों को आगे मतलब एजुकेशन तो देना पड़ेगा। स्कूलें खोलनी तो पड़ेगी ना, नहीं तो मतलब बच्चे क्या घर पे ही बैठे बैठे पढ़ते रहेंगे? बराबर है, ये तो बड़ी परेशानी है। हम नए नए कंटेंट लेकर आए, इनोवेटिव कंटेंट लाए, लोगों की लैंग्वेज में लेकर आए, ये सुनो, ठीक है, बट एंगेजमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज with respect to child education is turning out to be a big problematic scenario. जो रोल स्कूल और टीचर्स यू कैन से परफॉर्म करते हैं, लाइक केयर टेकर है, उनके मेंटल, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं, ये सुनो, ठीक है, ये सब चीज़ें तो कैसे होगी, है ना भैया? फ्यूचर ऑफ स्कूल क्या है और स्कूल का फ्यूचर क्या है, ये दोनों बड़ी मज़ेदार सी बात है। क्योंकि एक तरफ आपका कोविड-19 ने स्कूलों को मतलब स्कूल चालू करने में दिक्कतें हो रही है, और दूसरी तरफ आप नई सिस्टम लेकर आए हो जिसका नाम है NEP 2020। तो भैया व्हाट इज़ अ फ्यूचर ऑफ स्कूल, ये सुनो, ठीक है, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर क्या होगी, कैसी होगी, ठीक है, एंड फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग क्या होगा? ये दो बड़े सवाल हमारे सामने पैदा हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक समझदार बच्चों के नज़रिए से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे एक ऐसे लिख के दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे एक कंपटीशन का पार्ट है, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज दी, यू कैन से, फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, इन इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया with the arrival of NEP, with the arrival of digital model for education, with the arrival of so many, you can say, teaching technology abilities, ठीक है, क्या फ्यूचर होगा इसके ऊपर यू कैन से आपको भेजना है एक ऐसे, ठीक है, ऐसे मस्ट बी रिटन इन 500 वर्ड्स, मस्ट बी सेंड टू HW ProTalent Digital @gmail.com, ठीक है। जो बंदा बेस्ट होगा, है ना, जिस बंदे का बेस्ट ऐसे होगा, उस ऐसे को हम पब्लिश करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, सभी लोगों को भेजेंगे। साथ में उस बंदे को प्रो टैलेंट की टेस्ट सीरीज, ठीक है, बराबर, ये उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये इनको हमारी तरफ से अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका टॉपिक है
future of schooling in India. This is a topic. I repeat, future of schooling in India, that's your topic. 500 words का राइट अप आपको सबमिट करना है. इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों. अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप टाइड टू शरिया लॉ. ठीक है दोस्तों, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट काबुल में हुए, दे आर इनफ टू जस्टिफाई दैट न्यू तालिबान का अप्रोच टूवर्ड्स वुमेन इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट देन द ओल्ड तालिबान. तालिबान 1.0 जो था एग्जैक्टली सेम इज तालिबान 2.0 है. ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है. ठीक है, ओके भैया. इट इज़ एपरेंट दैट यू कैन से ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने विमेन फ्रीडम के बारे में बात करी. ठीक है, तो उन्होंने बोला नए अफगानिस्तान में शरिया लॉ लगेगा. ठीक है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट द न्यू तालिबान like its predecessor has not occupied power to rebuild Afghanistan as a modern nation state. ठीक है, but we are interested to make Afghanistan society with its own, you can say, Islamic structure. Taliban is an ideological movement like all other movement. ठीक है, ऐसा उन्होंने कहने की शुरुआत करी. अब ये जो क्राइसिस है, ठीक है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? क्यों सब लोग इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं? विमेन एंड रिलीजियन की लड़ाई है ये भैया. हमें क्यों बुरा लगता है वहां पे? क्योंकि ये लड़ाई है विमेन के अधिकारों का. क्या रिलीजियन में विमेन को जो एम्पावरमेंट नहीं दिया गया है, जेन्युइन इमेंसिपेशन ऑफ विमेन, ठीक है, लाइज आउटसाइड रिलीजियन. बिकॉज सभी रिलीजियन पेट्रियार्कल होते हैं. ठीक है, सभी रिलीजन कैसे होते हैं? पेट्रियार्कल होते हैं. ठीक है, इसीलिए वही विमेन को लोग पसंद करते हैं कि जो धार्मिक है. धार्मिक वुमनों को पसंद क्यों करे जाते हैं? क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट में वो एक्सेप्ट हो जाती है ना. पतिदेव जो बोले, है ना, जो भी मेल जो बोले वो तुरंत मान लेती है. जो विमेन धर्म में नहीं मानती है, ठीक है, उस विमेन को अच्छी चरित्रवान नहीं बोलते हैं, चरित्रहीन बोलते हैं. ठीक है, ऐसा पूरे वर्ल्ड में भैया, है ना. क्यों? क्योंकि रिलीजन पेट्रियार्कल होता है और विमेन की कंडीशन वहाँ तो बिगड़ जाती है. ये सुनो, ठीक है, इस्लाम भी कोई वी कैन से बाहर तो छूटा हुआ नहीं है. ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो मॉरल रिसोर्सेस है रिलीजियंस के, ठीक है, वो इस्लाम देखो या हिंदू देखो या क्रिश्चियनिटी देखो, सभी जेंडर राइट्स को बहुत ही ज़्यादा वे में आगे बढ़ाकर बात करते हैं. ठीक है, जो लोग इस्लाम के साथ सिंपैथी रखते हैं, ठीक है, वो इस एंटी वुमेन टेंडेंसी को, है ना, बोलते हैं कि ये तो फ्लॉड इंटरप्रिटेशन है लोगों का. बराबर है. जो भी फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हुई है, इजिप्ट में हुई है, ईरान में हुई है या इंडिया में हुई है, ठीक है, वो अलग अलग इस्लामिक सोर्सेज को आइडेंटिफाई करके बोलते हैं या प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में बोलते हैं. एंड दे से दैट देर आर एनकरेजिंग प्रोस्पेक्ट्स for gender rights in Muslim society. ठीक है, some describe this as Islamic feminist because white feminism that originated in the West has its own share of problem. और ये बोल रहे हैं कि हमारा ये नया एक तरीके का जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, एक मोरक्कन फेमिनिस्ट है फातिमा, यू कैन से मर्निसिया, उनकी किताब है विमेन एंड इस्लाम. ठीक है, एंड हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में ये बोलते हैं कि किस तरीके से विमेन और इस्लाम का रिलेशनशिप है. ठीक है, विमेन और इस्लाम का रिलेशनशिप है. ठीक है, इसे ये ऐसा बोलती है कि क्यों वेस्ट, मतलब इन द सेंस जो पश्चिमी संस्कृति है, हैज़ बिन अनफेयर इन सिंगलिंग आउट इस्लाम एज एंटी वुमेन. ठीक है, क्यों पश्चिमी सभ्यता ये बोलती है कि इस्लाम ही अकेला एंटी वुमन है. ये सुनो, ठीक है भाई, वो लेडी बोलती है कि बहुत सारे इस्लामिक टेक्स्ट का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है. ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है उसको अच्छी तरीके से दिखानी, उसको बिल्कुल हमेशा इस्लाम में बायस बनाया है. बराबर है. ठीक है, अब ये बात करते हैं प्रॉफिट की वाइफ आयशा के बारे में. आयशा वॉज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, उनका एग्जाम्पल देने की बात हो रही है. ठीक है, उनका रोल पावर स्ट्रगल में
और किस तरीके से उन्होंने एक आर्म्ड अपोजिशन खलीफा के सामने, खलीफा उस समय पे जो रूल करता था उसके सामने जो अपोजिशन हुआ, उस अपोजिशन को उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है, ये नैरेटिव जो मतलब कुरान में बात करी गई है, ये तो एंटी मतलब विमेन तो है नहीं, ठीक है, पर तालिबान, ठीक है, विमेन को पब्लिक रोल देना नहीं चाहता है। तो तालिबान पब्लिक रोल नहीं देना चाहता है, तो उनके सामने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ आयशा का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सुनो, तालिबान का रिसर्जेंस हैज़ अ पोटेंशियल टू क्रिएट लॉट ऑफ ग्लोबल ओपिनियन इन मुस्लिम सोसाइटी, कि भाई मुस्लिम सोसाइटी क्या हमेशा एंटी वुमन होती है क्या? ठीक है, पर मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटी जहाँ कहीं पे भी होती है, वो ऐसे एविडेंसेस देते हैं कि विमेन के बहुत महत्वपूर्ण रोल अलग अलग फील्ड में, इंक्लूडिंग गवर्नेंस। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। बाजू में बांग्लादेश देखो, शेख हसीना, ठीक है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है कि इस्लाम एंटी वुमेन है। ठीक है, एक और पॉइंट अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के अंदर जो यूएस का इंटरवेंशन हुआ, ठीक है, 20 सालों में, ठीक है, तो उन्होंने लिबरल इस्लाम को लेकिन से लोगों तक फैलाया ही नहीं। इट इज ओनली तालिबान का पेट्रियार्कल नैरेटिव सब जगह फैला। लिबरल मुस्लिम्स, they are the champions of liberal Islam, they often do not find solidarity with a liberal from non-Muslim communities. ठीक है, क्यों? Because there is misconception that they are conservative, they are clergies, ठीक है, because they are very narrow minded, है ना, मुस्लिम्स को narrow minded करके छोड़ दिया जाता है। पर भैया ये जो लेकिन से दूसरे लिबरल है, जो दूसरे धर्म के लिबरल है, उनको इसके बारे में क्यों बात नहीं करनी चाहिए? भारत में भी इस तरीके का परसेप्शन है। लुक एट शाहबानो का जो केस आया था 1985 के दौरान, द लिबरल मुस्लिम्स वर अबेंडन बाय डोमिनेंट फ्रैक्शन ऑफ लिबरल हिंदू कम्युनिटी ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने उन लिबरल मुस्लिम को हावी करके उनको दबा दिया। ठीक है, सो women groups that are active in present Afghanistan need proactive support from international community. उनके सपोर्ट के बगैर ये कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक और मुद्दा, ठीक है, समझने की कोशिश, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। दोस्तों अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इस सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला a person cannot be held guilty of abetting suicide merely because he or she quarreled with the victim that day. उस दिन झगड़ा हुआ, इसकी वजह से उसने उसको सुसाइड करने पे लेकिन से उकसाया, ऐसा नहीं बोल सकते। सिर्फ उस दिन की लड़ाई के ऊपर नहीं बोल सकते। हैविंग अ फाइट विच लेड टू सुसाइड डज नॉट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू इंस्टिगेटिंग सुसाइड। ठीक है, एम आर शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ये जजमेंट देते हुए कहा गेम है एक्टिव इंस्टिगेशन का। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 306 में एक्टिव इंस्टिगेशन होना चाहिए। अबेटमेंट बाय अ पर्सन इज व्हेन अ पर्सन इंस्टिगेट्स अनदर टू डू समथिंग। Instigation can be inferred where the accused had, by his act or omission, created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide. ऐसा होना चाहिए, which means it has to be an एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इतना ज़्यादा होना चाहिए कि सामने वाले के पास कोई स्कोप ही नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बारे में बात आ रही थी। हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन किया गया कि ऑन दैट डे देयर वाज अ क्वारल। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो मटीरियल ऑन द रिकॉर्ड विच इंडिकेट्स अबेटमेंट। देयर इज नो मटीरियल ऑन द रिकॉर्ड दैट appellant accused played an active role by an act of instigating the deceased। ठीक है, बराबर है, उसको ना इंस्टिगेट किया ताकि वो गुस्सा करे और वो बहुत आसानी से, है ना, वो सुसाइड कर ले। ठीक है, तो भैया मियर कॉरल इज नॉट अबेटिंग सुसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है दोस्तों, फ्रेश स्टार्ट फॉर रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन
Personal Data Protection Bill 2019 was introduced in Lok Sabha in December 2019. फिर उसको बाद उसको पार्लियामेंट्री जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको समझने की कोशिश करी. ठीक है, अब इसके ऊपर फ्रेश विचार आने वाले हैं. हम इसको और आगे देखते रहेंगे. आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ये आने वाला है. ये बिल will be bringing broad guideline about collection, storage and processing of individual और personal data. लोगों के कंसेंट कैसे लिए जाएंगे और अगर इसके खिलाफ कुछ गलत हुआ तो पेनल्टी क्या लगेगी. कोई सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी तो उसको किसको सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कहा जाएगा. हेल्थ को, आपके फाइनेंशियल डेटा को, आपके पासवर्ड को या आपके बायोमेट्रिक को, किसको गिना जाएगा. ये नो. तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन अब होने वाला है. एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल वी कैन से टेन्योर टू डिस्कस. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई बिलीव दिस इज लिटिल लॉन्गिश मॉड्यूल पर काफ़ी काम का मॉड्यूल है. इस मॉड्यूल को अच्छे से देखिएगा दोस्तों. मैंने इसके अंदर आपको पूरा दिलो जान डाल के अच्छे से चीज़ें समझाई है. प्लीज़ फॉलो करिएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगा. Thank you very much for watching this and don't miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Thank you and all the best.